हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय विनय द्विवेदी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपको मैं सीबीएसई 2024 का सेट जो है 34(1) प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके थे वो मैं आपको लगवाने वाला हूं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस बाई इज। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पे आपको पता था या पता होना चाहिए कि दो लीनियर इक्वेशन आपकी दी गई हैं। एक आपकी दी गई है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दूसरी क्या दी गई है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 0। क्लियर है? इन दोनों इक्वेशंस में गौर से देखिए तो x और y के कोएफिशिएंट्स जो हैं वो इंटरचेंज है। क्या है? x और y के कोएफिशिएंट क्या है? इंटरचेंज है। तो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि क्या करते थे, एक बार दोनों इक्वेशंस को अपन लोग ऐड कर देंगे और एक बार दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ x प्लस वाई की वैल्यू पूछी गई है तो अपना ऐड करने से काम चल जाएगा। तो दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर देंगे अपन लोग। तो ऐड करने में देखिए क्या आएगा बेटा, ax और bx दोनों को ऐड करना है तो यहां पे x कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी हो जाएगा। या फिर इस तरीके से समझ लीजिए क्या आएगा, ax प्लस bx और यहां पे ay प्लस by और यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में से अपन लोग x कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी इंटू एक्स बचेगा। यहां पे a प्लस बी इंटू बाई क्योंकि y कॉमन ले लिया। यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आएंगे, क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब देखिए बेटा आपकी पूरी इक्वेशंस में a प्लस बी कॉमन है। क्लियर है? तो a प्लस बी से अपन लोग डिवाइड कर देंगे तो यहां क्या बचेगा x, यहां क्या बचेगा y और यहां क्या बचेगा a माइनस बी। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी a माइनस बी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्या किया मैंने, फिर से समझिए। दोनों इक्वेशंस के देखिए x के कोएफिशिएंट और y कोएफिशिएंट आप देखिए दोनों इक्वेशंस में तो इंटरचेंज है। यहां जो a है x का कोएफिशिएंट और यहां क्या हो गया b हो गया। तो b यहां पे है, a यहां पे है। तो ऐसे देखिए a b b इस तरीके से आपके कोएफिशिएंट दिए गए हैं तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे और सबट्रैक्ट करेंगे जब आपको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया होता, ऑब्जेक्टिव में नहीं आया होता तो आप इन दोनों को इक्वेशन सॉल्व करने के लिए करते, एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करते, एक बार दोनों इक्वेशंस को आप सबट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? और एलिमिनेशन मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप जो है नीचे वाले का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई ऊपर कर सकते हैं, एक नीचे। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि आप जो है दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपको x प्लस वाई चाहिए। तो ऐड करने पे देखिए क्या आएगा, a प्लस बी। क्लियर है? a प्लस बी और x दोनों में कॉमन है तो ये आ जाएगा। या फिर आप इस तरीके से लिख लीजिए, पहले यहाँ पे b प्लस है या b प्लस ए बोलो या a प्लस बी बोलो। बात देखिए बाई कोएफिशिएंट लिख लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 जोड़ेंगे तो वही आएगा, इसके फैक्टर कर दिए, क्या जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके, a प्लस बी से पूरी इक्वेशंस को डिवाइड करना पड़ेगा या फिर a प्लस बी कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन कैसे लेंगे देखिए बेटा, यहाँ पे a प्लस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस वाई। क्लियर? यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी। चाहे जैसे आप सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, a माइनस बी, एक्स प्लस वाई। अगर यहां पे इसी क्वेश्चन में अगर वो पूछता कि x माइनस वाई की वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू बताइए, x माइनस वाई की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करते, दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर देते। तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0। आपको x माइनस वाई की वैल्यू पूछता तो अपन क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आता है देखिए बेटा, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस बी। यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, b माइनस ए और यहाँ पे 0 सबट्रैक्ट करेंगे तो y का वही आएगा। क्लियर है? अब देखिए बेटा a माइनस बी इंटू एक्स। अब b माइनस ए है आपके पास, क्या है, b माइनस ए है, आपको a माइनस बी लेके आना है तो आप क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और इसके फैक्टर कर देंगे a माइनस बी
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप पूरी इक्वेशंस में ए माइनस बी से आप डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ए माइनस बी से। तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? वाई बचेगा, यहाँ पे ए प्लस बी। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी? ए प्लस बी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता, क्या पूछता कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो a प्लस बी होगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था? x प्लस वाई, इसलिए उसकी वैल्यू क्या आई? a माइनस बी। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू a माइनस बी, x माइनस वाई की वैल्यू a प्लस बी। अगर यहाँ पे पूछता x और y की वैल्यू आपकी क्या होगी, सॉल्व करने था, तो आप देखिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या था? a माइनस बी। x माइनस वाई क्या आया? a प्लस बी। क्लियर है? दोनों को आप ऐड कर देते, दोनों को x बाई से y माइनस वाई कैंसिल आउट, तो 2x इक्वल टू माइनस बी से b कैंसिल आउट, 2a आता, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, x की वैल्यू a। फिर ये वैल्यू उठा के इसमें रख देते आप, तो x प्लस वाई इक्वल टू a माइनस बी, तो a प्लस वाई इक्वल टू a माइनस बी, तो a से कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू माइनस बी आ जाती। क्या आती? y की वैल्यू माइनस बी। क्लियर है? x की वैल्यू a, y की वैल्यू माइनस बी। क्लियर है? आएगा समझ में? वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर है? यहां पे क्वेश्चन जो सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया था, अपने मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि x माइनस वाई पूछ सकता है, तो ये वाला क्वेश्चन बता दिया। x और y की वैल्यू भी पूछ सकता है, तो इस तरीके से मैंने बता दिया। लेकिन क्वेश्चन का आंसर आपका सी रहेगा, जो क्वेश्चन ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना? क्लियर? नोट कर लीजिए वीडियो जल्दी से। हाँ बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स हैं बेटा? 65 एंड 104 इज 13। क्लियर? एंड द एलसीएम ऑफ, इफ द एलसीएम ऑफ 65 एंड 104, नंबर वही है 65 एंड 104 का एचसीएफ दिया गया है 13 एंड एलसीएम दिया गया है 40x, तो देन द वैल्यू ऑफ x इज, इन चारों में से कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो देखिए बेटा, दो नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम में रिलेशन पूछ रहा है, तो आपके पास पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर है? ये आपके पास फॉर्मूला है कि दो नंबर्स यदि आपके पास दिए गए हैं तो उनका एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट। क्लियर? तो यहां पे एचसीएफ दिया गया है 13, एलसीएम दिया गया है 40x, और दो नंबर्स क्या है? एक 65 है, एक 104, तो 65 इंटू 104। क्लियर है? तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 65 इंटू 104 अपॉन 13 इंटू 40। ये 13 अब डिवाइड में जाएगा, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो 40 भी डिवाइड में जाएगा। क्लियर है? 13 बन जाए 13, 13 5 या 65। ओके? क्लियर? 5 बन जा 5, 5 8 या 40। ओके? 8 बन जा 8 एंड 8 बन जा 8 एंड 8 3 या 24। तो x इज इक्वल टू क्या आया बेटा? 13। x इज इक्वल टू 13। तो आपका बी नंबर का ऑप्शन यानी कि 13 ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो इस रिलेशन को आपको ध्यान में रखना है कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो उनके एचसीएफ एंड एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपकी एनसीईआरटी बुक में इस तरीके से फॉर्मूला लिखा हुआ है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स यानी कि ए इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। इस तरीके से आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओके? तो ए और बी क्या हो गए आपके? 65 एंड 104 एंड आपका एचसीएफ 13 दिया गया है। क्लियर? एलसीएम 40x दिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है? वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ अ पॉलिनोमियल px इज गिवन बाई, क्या दिया गया है? px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देन द वैल्यू ऑफ p1 प्लस p4। आपको p1 प्लस p4 की वैल्यू निकालनी है। देखिए बेटा, तो p1 प्लस p4 निकालने के लिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना? इजी क्वेश्चन है। तो x की प्लेस पे 1 रख देंगे तो p1 निकल आएगा, x की प्लेस पे क्या रख देंगे? 4, तो p4 निकल आएगा। कैसे रखेंगे? देखिए बेटा, जैसे ही हमने यहाँ 1 रखा तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। क्या आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 प्लस, अब p4 निकालना है तो 4 रखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा। क्या आएगा? 4 का स्क्वायर
-5 इंटू 4 प्लस 6। ओके, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 बन जाए 5 प्लस 6, 4 का स्क्वायर 16, 5 4 जाए 20 प्लस 6। ओके, तो अब देखिए बेटा प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं, तो 1 6 16 एंड 6। क्लियर, तो 1 6 7 7 16 कितना हो गया, 7 16 हो गया, 23 23 6 कितना हो गया 29। और ये माइनस वाले सेम साइन ऐड हो जाएंगे तो माइनस वाले भी ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के 25 हो जाएगा, -5 -20 -25 कितना आएगा 4। तो 4 आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 7th में 6th में पढ़ा हुआ है कि आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पे कांस्टेंट दिया गया है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में रख देंगे, जो यहाँ पे कांस्टेंट दिया है वो कांस्टेंट में रख देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो 1 था तो 1 रखा सभी में, 4 था तो 4 रखा सभी को ऐड कर दिया। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if the discriminant of the quadratic equation 3x square minus 2x plus c equal to 0, then the value of c, वैल्यू ऑफ c इज, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 1, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है 0, थर्ड ऑप्शन दिया गया है -1 एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है √2। क्लियर है, आपसे क्या कह रहा है, डिस्क्रिमिनेंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, वो एक मिनट क्वेश्चन अधूरा लिख दिया क्या, इस 16 डिस्क्रिमिनेंट जो दे रहा है वो 16 दे रहा है, ठीक है ना। तो आपको सी की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपको यहाँ पे इस इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा, ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू क्या है -2 एंड c की वैल्यू c ही है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d = b² - 4ac। क्लियर, तो देखिए बेटा डिस्क्रिमिनेंट जो दे रहा है 16 मतलब b² मतलब क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 3 एंड c की वैल्यू c = 16। क्लियर है, तो यहां पे -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, -4 × 3 तो माइनस के 12c = 16, तो -12c = 16 - 4, तो -12c = 12। क्लियर है, तो c इक्वल टू क्या जाएगा 12/-12, यानी कि c = 1/-1 आया, इसका मतलब क्या होगा -1। क्लियर है, तो 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। क्लियर है, तो c ऑप्शन है, c की वैल्यू क्या होगी -1। तो फोर्थ का आंसर क्या आ गया -1। क्लियर है, बहुत ही आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, d = b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू b² - 4ac। क्लियर, d = b² - 4ac, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल। एक आर्क जो है, ये सपोज दैट ये सर्कल है, ये आर्क है ए बी माइनर आर्क, ये 90 डिग्री एंगल बना रही है सेंटर पे। तो रेशियो निकालना है इट्स लेंथ, इस आर्क की लेंथ का, ठीक है ना, और सरकमफ्रेंस, मतलब इसको एल मान लेते, सरकमफ्रेंस को सी मान लेते हैं। तो अपन को क्या निकालना है, रेशियो एल और सी का रेशियो निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, θ/360 डिग्री इंटू 2πr, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। 2πr कैंसिल आउट, क्या हो जाए θ/360 डिग्री, और एंगल कितना दिया गया है आपको 90 डिग्री, तो थीटा 90 रख देंगे,
तो 90/360, 90 बन जा, 94 जा, यानी कि 1/4, 1/4 आपका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी 1/4 आपका आंसर। क्लियर है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू 2πr, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। एंड सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, 2πr है, 2πr कैंसिल आउट होगा, θ/360, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दी गई है। एंगल आपका जो थीटा क्या होता है? जो एंगल सेंटर पे कोई आर्क बनाती है, तो थीटा कितना है? 90 डिग्री, और 360 तो 90 बन जाए, 94 जाए, तो 1/4, 1/4 आपका आंसर। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, the area of sector of a circle of radius 12 centimeter is 60 pi centimeter square. The central angle of this sector is, पहला ऑप्शन 120 डिग्री, दूसरा ऑप्शन जो है वो 6 डिग्री, तीसरा ऑप्शन जो है 75 डिग्री, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 150 डिग्री। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, एंड एरिया ऑफ सेक्टर क्या दिया गया है? इतना। आपको एंगल का, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? θ/360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना दे रहा है? 60 पाई, और यहाँ पे θ/360 पाई आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। क्लियर। पाई से पाई कैंसिल आउट। इक्वल के दोनों साइड अगर सेम कंडीशन में वैल्यूज हैं, मल्टीप्लाई कंडीशन में है, तो आपकी कैंसिल आउट हो सकती है। डिवाइड में तो कैंसिल आउट, एडिशन में तो कैंसिल आउट, और सब्ट्रैक्शन में तो कैंसिल आउट। सेम आपकी कंडीशन में अगर दो वैल्यूज दी गई हैं तो आपकी कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए बेटा यहाँ पे, इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं मैं। 60 की जगह 60 θ/360 इंटू आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। तो देखो बेटा 12 से काट देंगे, 12 ले जाएगा ये, तो 12 30 हो जाएगा। फिर 6 2 जा एंड 6 5 जा। क्लियर है, 6 से कैंसिल आउट कर दिया। तो 2θ/5 क्या हो जाए? 60। तो थीटा इक्वल टू 60 इंटू 5/2, 2 से काटा तो ये 30, तो थीटा का 335 जो कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। तो एंगल कितना आया? सेंट्रल एंगल, ये सेंट्रल एंगल कहलाता है। ठीक है ना, तो कितना आया? 150। डी ऑप्शन आपका सही है, 150। तो आपको ध्यान होना चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? θ/360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आएगा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 7th क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डाटा इज 24, देन द डिफरेंस ऑफ इट्स मीडियन एंड मीन इज। क्या होगा? तो यहां पे आपको दिमाग लगाना है कि मोड एंड मीडियन में एक रिलेशन होता है बेटा। क्या होता है? मोड, मीडियन और मीन में क्या होता है रिलेशन? मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये रिलेशन आपको आना चाहिए। मोड इक्वल टू क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर है? और आपको मोड और मीडियन का डिफरेंस दिया गया है। क्या दिया गया है? मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 24, और आपको निकालना क्या है? मीडियन एंड मीन का। मीडियन एंड मीन का आपको डिफरेंस निकालना है। क्लियर है? तो सबसे पहले जो है बेटा, आप यहां दिमाग लगाएंगे कि मोड, मीन एंड मीडियन के बीच में रिलेशन, तो मोड की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी? देखो बेटा यहां पे अगर सॉल्व करें तो मोड की जो वैल्यू हो जाएगी 24 प्लस
मीडियन। क्लियर? 24 प्लस मीडियन ये आपकी मोड की वैल्यू जाएगी। ये मोड की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे तो क्या आएगा देखो, 24 प्लस मीडियन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, तो 24 इज इक्वल टू मीडियन को साइड भेजेंगे, 3 मीडियन माइनस मीडियन माइनस 2 मीन। तो देखिए बेटा यहां पे 24 इक्वल 3 मीडियन में एक मीडियन जाएगा, कितना बचेगा? 2 मीडियन बचेगा। क्या बचेगा? 2 मीडियन माइनस 2 मीन। अब देखिए बेटा 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? मीडियन माइनस मीन। तो देखिए मीडियन और मीन का डिफरेंस आ गया, 2 से कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा? 12। तो मीडियन माइनस मीन यानी कि डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इक्वल टू 12। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, जो कि है 12। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या फॉर्मूला याद रखना है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इससे आपका ये रिलेशन, इस रिलेशन से आपको ये आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है? 12। क्लियर है? जल्दी से वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। 2 dice are tossed simultaneously. मतलब 2 डाइस जो है एक साथ आपके टॉस किए जा रहे हैं, उछाले जा रहे हैं, ठीक है ना? द प्रोबेबिलिटी of getting odd numbers on both the dice is, first option is 6/36, second option is 3/36, third option is 12/36 and fourth option is 9/36। क्लियर है? नोट कर लिया बेटा? इसको मिटा सकता हूं मैं यहां पे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी आप 2 डाइस को एक साथ उछालेंगे तो आपके क्या क्या इवेंट्स बन सकते हैं। देखिए यहां पे बेटा, ऑन टॉसिंग 2 डाइस। क्लियर? तो क्या क्या बन सकता है? देखो बेटा, 1-1 भी आ सकता है, 1-2 भी आ सकता है, 1-3 भी आ सकता है, 1-4 भी आ सकता है, 1-5 एंड 1-6। अगर फर्स्ट डाइस पे 2 आ रहा है, दूसरे बना सकता है 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 एंड 2-6। ऐसे ही 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6। ऐसे आपका 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 एंड 5-6। ओके, ऐसे आपका 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 एंड 6-6। वो आपसे पूछ रहा है दोनों डाइस पे ऑड नंबर आना चाहिए। तो देखिए बेटा, ये आपकी लाइन में से कोई भी नहीं आएगा। क्यों? इसमें एक तो इवन नंबर आ गया, पहला इवन है, दूसरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? ये 4 वाले में से भी कुछ भी नहीं आएगा और ये 6 वाले में से कुछ भी नहीं आएगा। अब बचे इनमें से आपको दोनों पे ऑड नंबर लेना है।
तो एक देखिए बेटा आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये कैंसिल आउट, ये इसी तरीके से ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसी तरीके से ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो आप पे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, कितने हैं 9 और टोटल कितने हैं आपके 36। कितने हैं 30। जब भी आप 2 डाइस उछालोगे तो कितना आएगा 6 की पावर 2, यानी कि टोटल कितने आएंगे 36 आएंगे। क्लियर है। 1 डाई आपके उछालोगे तो कितना आएगा 6 और 3 डाइस आप उछालोगे तो क्या आएगा 6 की पावर 3 यानी 216। क्लियर है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ऑन टॉसिंग 1 डाई तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे आपके 6 और 2 डाइस को आप उछालोगे तो कितने बनेंगे आपके 6 की पावर 2 यानी कि 36 और 3 डाइस उछालोगे तो कितना आएगा 6 की पावर 3 यानी कि 216। ओके, तो यहां पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, दोनों डाइस पे ऑड नंबर आना चाहिए। तो ऑड नंबर दोनों डाइस पे आना चाहिए, या तो सैंपल स्पेस, मतलब कि ये आपको सैंपल स्पेस कहलाता है, ये बड़ी क्लासेस में आएंगे तो इसको सैंपल स्पेस कहते हैं। तो ये सैंपल स्पेस आपको बनना चाहिए, उसमें से आप छांटेंगे तो कितना आएंगे 9 आपके ऐसे नंबर्स हैं यहाँ पे जहां पे दोनों जगह क्या आ रहा है ऑड नंबर आ रहा है। क्लियर है। तो 9/36 यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। क्लियर है। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को अपन लोग टीएसए ही बोल सकते हैं, होल सरफेस एरिया बोल सकते हैं और सिर्फ सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। एरिया ऑफ a solid hemisphere to the square of its radius is, first option is 2 pi ratio 1, second option is 4 pi ratio 1 and third option is 3 pi ratio 1 and fourth option is 1 ratio 4 pi। तो एक सॉलिड हेमीस्फीयर है, किस तरीके से रहता है ये, क्लियर है। तो उसके टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल टीएसए ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और किसका निकालना है, स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, मतलब अपॉन में क्या आएगा आर स्क्वायर, तो यहां भी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या हो जाए 3 पाई, अपॉन में कुछ नहीं तो 3 पाई रेशियो 1। तो आपको याद होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। उसका रेशियो किसके साथ निकालना था, आर स्क्वायर के साथ निकालना था, आर स्क्वायर से डिवाइड किया, आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 3 पाई अपॉन में कुछ नहीं तो यानी 1, 3 पाई रेशियो 1 आपका आंसर। क्लियर है। जल्दी से वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 1, if sin theta equal to 1, then the value of 1/2 sin theta upon 2 is, first option is 1/2 root 2, second option is 1/√2 and third option is 1/2 and fourth option is 0। क्लियर है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 दे रहा है बेटा, साइन थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पे साइन के केस में 1 वैल्यू होती है साइन 90 डिग्री की, तो थीटा इक्वल टू 90 आ गया कंपेयरिंग करने के बाद। अब आपसे पूछ रहा है 1/2 साइन थीटा अपॉन 2, तो थीटा अपॉन 2 क्या हो जाएगा 90/2 यानी कि 45। तो 1/2 इंटू साइन
45, साइन 45, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 1/√2, तो आपका आंसर क्या आ गया 1/2√2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, 1/2√2। ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे इस तरीके साइन थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है, तो 1 साइन के केस में 1 किसकी वैल्यू होती है साइन 90 की। तो यहाँ पे कंपेयरिंग करने के बाद थीटा की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 90, तो थीटा की वैल्यू आ गई 90। थीटा बाई 2 चाहिए था, थीटा/2 यानी कि 90/2 यानी कि 45 डिग्री, तो 1/2 साइन थीटा बाई 2 यानी 1/2 साइन 45। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो आपका आंसर क्या आ गया 1 × 1 1 एंड 2 × √2 2√2 यानी 1/2√2 आपका आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए था। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से क्या बोल रहा है, 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल। 2 लाइन्स क्या हैं पैरेलल हैं, और 2 लाइन में से एक लाइन की इक्वेशन दे रहा है। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दीज लाइन्स इज 5x - 3y = द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन। तो आपने पढ़ा होगा बेटा, अगर 2 लाइन्स पैरेलल होती हैं, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, इफ 2 लाइन्स are parallel, then क्या होता है बेटा A1/A2 इक्वल टू होता है B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन होती है अगर दोनों लाइन की इक्वेशंस क्या है आपकी, क्या है इक्वेशंस ऑफ लाइन क्या हो जाती है A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। क्लियर है। अगर लाइन इस फॉर्म में है और वो दोनों कैसी हैं पैरेलल हैं, तो कंडीशन क्या होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो एक लाइन की इक्वेशन यहां पे दी गई है, दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहली बात बेटा यहां पे 5 है, 5 रेशियो सेम होना चाहिए, तो और 3 है 5 3। अब देखिए बेटा यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है x का 15 है, यहाँ पे 5 है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा। यहाँ पे 15 है 3 टाइम्स, यहाँ भी 15 है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा। क्लियर है। तो अपन लोगों को बारी बारी चेक करना पड़ेगा कौन कौन सा सही होगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, अगर ये है तो 5/-15 क्लियर है। दूसरा -3 और -9, ये रेशियो इक्वल होना चाहिए। देखो 5 बन जा 5 3 जा, 3 बन जा 3 3 जा, माइनस ये आ रहा है -1/3 और ये आ रहा है 1/3, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन ऑप्शन नंबर बी में चेक करते हैं बेटा अपन लोग। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी में 5/15, जैसे बी को लेके चलते हैं 5/15 यानी कि 1/3 आएगा, एंड -3/9 तो क्या आएगा -1/3। तो ये दोनों भी इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका नहीं है। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं, तो 5/9 कैंसिल आउट नहीं होगा, और -3/15 देखिए बेटा 3 बन जा 3 5 जा, तो ये माइनस कैंसिल आउट। देखो 5/9 1/5 के इक्वल नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, तो इसको चेक कर लेते हैं बेटा अपन लोग। कैसे करेंगे, 5/-15 तो क्या आएगा -1/3 आएगा, -3/9 तो ये भी -1/3 आएगा, और 2/5 ये देखो, तो ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। ये तो हो गया आपका क्लास 10th वाला तरीका, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड चलते हैं, क्लास अपन लोग 11th पे चलते हैं। देखो बेटा, जब आपको एक लाइन दी गई हो और दूसरी लाइन आपको निकालनी हो, क्लियर है, एक लाइन दी गई हो दूसरी लाइन आपको निकालनी हो, तो देखो जब ax + by + c1 = 0 एंड ax + by c2 = 0, दो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो हम ये मान के चलते हैं उनके x और y कोफिशिएंट सेम होंगे, बस आपका कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होगी। ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल है, थोड़ा 11th क्लास जैसा है, ठीक है ना। क्लियर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वेरी इजी। तो आपकी एक लाइन क्या दी गई है, 5x - 3y = 2, ठीक है। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं इसको, दोनों कोफिशिएंट आप उस साइड ले सकते, कांस्टेंट टर्म दोनों उस साइड ले जा सकते हैं, या आप एक ही साइड रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
अब दूसरी इक्वेशन जो लाना है आपको, तो आपको इन इक्वेशंस में क्या करना पड़ेगा, जो भी इक्वेशंस है आपकी, इसको कोफिशिएंट 5 करना पड़ेगा। क्लियर है? तो कोफिशिएंट 5 करने के लिए आप देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में आप कोफिशिएंट 5 करेंगे, मतलब -5 से डिवाइड करेंगे, और -3 से आप डिवाइड करेंगे। -3 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो बेटा, यहाँ पे 5x आएगा, यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और यहाँ पे 5/3। देखो तो क्या कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। दूसरी इक्वेशन में आप 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 5 लाना है ना, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5x आएगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3y, तो यहाँ पे 5/3। तो देखो बेटा, दूसरी इक्वेशन भी क्या है आपकी, दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, आपने यहाँ पे यहाँ -5/3 आएगा, यहाँ पे 5/3। तो ये देखो, ये भी इक्वल नहीं आ रहा है, थर्ड इक्वेशन तो आ ही नहीं सकता। क्लियर? फोर्थ इक्वेशन में आपने डिवाइड किया, देखिए यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 5 चाहिए तो -3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5x आएगा, यहाँ पे -3 से डिवाइड करेंगे तो -3y आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 5/3 आएगा, वो भी माइनस का। तो देखो बेटा, ये कोफिशिएंट इक्वल आ रहे हैं और ये नहीं आ रहा है। देखिए तो क्या आ रहा है, 5x - 3y = -5/3। तो आपका चौथा ऑप्शन जो है सही रहेगा। चाहे तो आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए, चाहे आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए, आपको क्वेश्चन को पहचानना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे भी आपको समझ में आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि x के कोफिशिएंट का रेशियो और y कोफिशिएंट का रेशियो सेम आना चाहिए, और कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए। मतलब a1/a2 = b1/a2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। और यहाँ पे अगर इस तरीके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको, तो आपको दोनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं x और y के, और कांस्टेंट अलग अलग आ रही है, तो समझ लीजिए आपका लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको चेक करेंगे। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, 3 numbers in AP have the sum 30. What is its middle term? 4, 10, 16, 8 आपके ऑप्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन, जब 3 numbers are in AP, 4 numbers are in AP, 5 numbers are in AP, तो आपके सिलेबस में ज़्यादातर 3 numbers और 4 numbers ज़्यादा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो आप क्या लेट करें, नंबर जो टर्म होती है आपकी, क्लियर, वो आपकी a होती है, फिर a+d होती है, फिर a+2d होती है, a+3d, a+4d। क्या इस तरीके से लेट करेंगे, या फिर कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे और कुछ चीजें याद करके रखेंगे? मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है या प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो जब 3 नंबर्स की बात आए, 3 टर्म्स या 3 नंबर्स की बात आए, तो आपको एपी में क्या क्या ऐड करना है। देखिए, तो फर्स्ट टर्म आप a-d, दूसरी आपकी a, और तीसरी क्या आएगी a+d। अगर 4 टर्म्स की बात हो रही है, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए जो आपकी एपी होती है बेटा, वो तो ये होती ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a+d, a+2d एंड सो ऑन। क्लियर है? लेकिन कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आप 3 टर्म्स की जब बात करें, 3 नंबर्स 3 टर्म्स, या ट्राइंगल के 3 एंगल्स की बात करें, ठीक है, या ट्राइंगल के 3 साइड्स की बात करें, तो आपको ये लेना है। अगर 4 टर्म्स की बात करें तो क्या लेंगे बेटा आप, a-3d, a-d और a+d एंड a+3d। अगर 5 टर्म्स की बात करें तो क्या करना है आपको, a-2d, a-d, a+d और a+2d। एपी की खासियत क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की खासियत क्या होती है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। जो डिफरेंस बिटवीन टर्म्स होता है, जो सक्सेसिव टर्म्स होता है, उनके बीच में जो डिफरेंस आता है, दो लगातार जो टर्म्स की बात करें, इसका कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसको, तो उसको वो क्या आता है, सेम आता है। तो इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस में डी आएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 2d आएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, d आएगा। वो सेम आना चाहिए बस। एपी की खासियत ये होती है, क्या होती है, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। कॉमन डिफरेंस निकालते कहते हैं जस्ट बाद वाली टर्म में से जस्ट पहले वाली टर्म को अपन लोग माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आपका आता है। क्लियर है? तो जब 3 टर्म्स की बात करेंगे अपन लोग, तो ये नंबर आप ऐड कर लेंगे, ये और ये और ये। क्लियर है? तो तीनों का सम क्या दिया गया है, 30 दिया गया है। क्लियर है? कितना दिया गया है,
30। तो देखिए माइनस डी से डी कैंसिल, 3a इक्वल टू 30, तो a की वैल्यू क्या आ गई 30/3, तो a इक्वल टू आपका 10। तो मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे a है, तो a की वैल्यू क्या आ रही 10, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से कैलकुलेशन इजी हो गया। लेकिन अब बेटा आप जो है अगर एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलते, ए लेते, फिर a प्लस डी लेते और a प्लस 2d लेते, उसको 30 इक्वल रखते, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा 3a, d और 2d कितना हो जाएगा 3d इक्वल टू 30। तो आपका 3a प्लस डी इक्वल टू 30, तो a प्लस डी इक्वल टू 30/3, यानी कि तक क्या हो जाएगा a प्लस डी इक्वल टू 10। क्लियर है? तो मिडिल मोस्ट टर्म इसमें भी क्या होती है आपकी a प्लस डी होती, तो आपकी क्या हो जाएगा मिडिल टर्म क्या होगी a प्लस डी, तो a प्लस डी यहाँ पर 10 आ गया। लेकिन कई बार इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन या प्रोडक्ट दे देता, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन क्यों हो जाता है वो डिफिकल्ट हो जाता है, इस वजह से अपन लोग ये जो है लेट करके चलते हैं। तो याद कर लीजिए आप लोग, अगर 3 टर्म्स की बात कर रहा है एपी में और क्वेश्चन दे रहा है तो आप क्या लेट करेंगे a माइनस डी ए प्लस डी, और 4 टर्म्स की बात कर रहा है तो a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d, और 5 टर्म्स की बात कर रहा है तो a माइनस 2d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d आपकी रहेंगे। 6 टर्म्स की भी ऐसी बन सकता है, ठीक है ना? तो वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, इसका आंसर आपका 10 आ गया। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल एबीसी डी पैरेलल बीसी है, इफ एडी इक्वल टू 4 एबी इक्वल टू 9 एसी इक्वल 13.5 देन द लेंथ ऑफ ईसी क्या होगी। तो देखो बेटा ट्राइंगल एबीसी में डीई बीसी के पैरेलल है, तो आपने बीपीटी पढ़ी होगी, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको आप थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। अगर इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी है तो बाई बीपीटी क्या होगा, जो ये पार्ट हैं आपके जो डीई के द्वारा बनाए जा रहे हैं उनका रेशियो सेम होगा, एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन सीई। लेकिन जो आपको दिया जा रहा है वो एडी दिया जा रहा है, एडी कितना है 4 सेंटीमीटर, एंड एबी पूरा दे रहा है कितना, यहां से यहां तक 9 सेंटीमीटर। देखो ये पूरा 9 है, ये 4 है, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, एसी पूरा 13.5 है। क्लियर है? ईसी आपको निकालना है, तो क्या किया जाए, तो एक काम किया जाए, सी आपको निकालना है या ईसी आपको निकालना है, इसको अपन लोग डीबी लिख लो या बीडी, इसको ईसी लिख लो। सबसे पहले से करेंगे अपन लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यहां क्या आएगा डीबी अपॉन एडी, और यहां पे ईसी अपॉन ए, या फिर रहने देते हैं ऐसे ही रहने देते हैं। चलो दोनों साइड बेटा 1 ऐड कर लेते हैं, क्या ऐड कर लेते हैं, दोनों साइड 1 ऐड कर लेते हैं। आपने ये कॉरोलरी पढ़ी होंगी, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे dB आएगा, dB इंटू 1, तो AD प्लस dB हो जाएगा यहाँ पे, और AE प्लस EC हो जाएगा अपॉन EC। तो आपको पता ही होगा एलसीएम वगैरह लेना, तो जैसे 1/1 लिख लो, किसी लोगों को नहीं आता हो तो 1/1, तो नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, ऐसे इसमें क्लियर। तो AD और DB ऐड होके क्या हो जाएंगे, AB बन जाएंगे, और DB और यहाँ पे AC हो जाएगा, यहाँ पे EC। क्लियर है? तो बेटा AB की वैल्यू क्या दे रहा है 9, DB अपन ने निकाला कितना, ये 4 था, ये पूरा 9 था, तो कितना हो जाएगा 5, तो ये 5 हो जाएगा। AC आपका 13.5 दे रहा है, EC आपको निकालना है। क्लियर है बेटा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू EC इक्वल टू 13.5 इंटू 5। ओके, तो EC इक्वल टू 13.5 इंटू 5 अपॉन 9। 3 3 या 9, 3 से काटेंगे, 3 4 या 12, 3 5 या 15, फिर 3 से 3 बन जा, 3 बन जा, 3 5 जा, तो EC इक्वल टू 1.5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो ये ध्यान रखना है बेटा कि आप जो है इस तरीके से दोनों साइड 1 ऐड करके इसको इस सिचुएशन में ला सकते थे, और इसको इस तरीके से कर सकते थे। ठीक है ना? क्लियर है? ध्यान रखना, ये कॉरोलरी है, तो अगर AD अपॉन बी DB इक्वल टू AE अपॉन EC है, तो आप यहां लिख सकते हैं AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, एक रिलेशन ये भी हो सकता है। क्लियर? जब इसको रेसिप्रोकल करके अपन लोग क्या करें, 1 ऐड करते हैं।
एक रिलेशन अभी हमने निकाला, क्या हो सकता है रिलेशन ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। आप चाहें तो ये रिलेशन याद कर सकते हैं, मतलब कि और ये सिमिलर ट्राइंगल करके भी ये रिलेशन बन सकते हैं, ट्राइंगल को सिमिलर करके, क्योंकि दो लाइन आगे पहले तो ये 1 एंगल, ये 2 एंगल, ये 3, ये 4, तो 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, 3 इक्वल टू 4, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ये छोटा ट्राइंगल जो है इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। तो देखिए बेटा ए डी अपॉन ए बी, ठीक है, और ए ई अपॉन ए सी, इस तरीके से रिलेशन आ सकता है, ठीक है। तो चाहे जैसे कर लीजिए बेटा आप, ठीक है, इस तरीके से आप निकाल ले सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। वीडियो को रोकिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट सम टाइम of the day the length of shadow of a tower is equal to its height, then the sun's altitude at that time is। देखो बेटा ये याद करने वाली है, जब लेंथ ऑफ शैडो और हाइट इक्वल हो तो सन्स का एल्टीट्यूड मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, 45 डिग्री बनता है। ये तो याद करने वाली बात है। कैसे बनता है उसको देख लीजिए। मान लीजिए ये आपका टावर है, उसकी शैडो ये है, सन्स एल्टीट्यूड कितना बन रहा है, थीटा, ये इसकी शैडो क्या है, एक्स है, उसकी हाइट के इक्वल है तो हाइट भी एक्स है। तो यहां पे देखिए बेटा टेन थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है, तो ये कैंसिल आउट, टेन थीटा इक्वल टू 1। तो टेन के केस में 1 किसकी वैल्यू होती है, टेन 45 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया बेटा, 45 डिग्री। क्लियर है। कई बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो लेंथ ऑफ शैडो है वो √3 टाइम्स है, क्या है, √3 टाइम्स है हाइट, मतलब कि लेंथ ऑफ शैडो, ठीक है, क्या दे रहा है, इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ हाइट। क्लियर है। तो ये x जो मतलब लेंथ ऑफ, अगर हाइट को x मानते हैं, ठीक है, हाइट को x मान रहे हैं तो लेंथ ऑफ शैडो क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा। तो सन्स एल्टीट्यूड कितना बनेगा, तो थीटा कितना बनता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, वो कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 30 डिग्री। और यदि बोल दे वो हाइट जो है, इसका अपोजिट हाइट जो है वो √3 टाइम्स ऑफ शैडो बोल दे तो थीटा कितना बनता है, वो 60 डिग्री बनता है। क्लियर है। और अगर शैडो और हाइट इक्वल बोल दे तो थीटा कितना बनता है, 45 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 सिचुएशन है, इन 3 सिचुएशन क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है तो थीटा कितना है, 45 डिग्री। लेकिन अगर लेंथ ऑफ शैडो √3 टाइम्स है हाइट के तो थीटा कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। क्लियर है। और हाइट जो है √3 टाइम्स शैडो के तो थीटा कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। और शैडो हाइट के इक्वल है तो थीटा कितना बनेगा, 45 डिग्री। ये चीज आप याद कर लीजिए, फिर से समझ लीजिए। फिर भी आपको बता रहा हूं कि लेंथ ऑफ शैडो इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ हाइट, देन एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि सन्स एल्टीट्यूड थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। हाइट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ शैडो, देन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। शैडो इक्वल टू हाइट, देन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये चीज आप याद करके रखिए। क्लियर है। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट टू अ सर्कल। ए बी और ए सी क्या है, टेंजेंट्स है। एंगल ए बी सी 42 डिग्री दिया गया है। देन द मेजर ऑफ एंगल बी ए सी मतलब ये वाला एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा बेटा कि अगर किसी सर्कल पर एक एक्सटर्नल पॉइंट यानी कि ए से दो टेंजेंट ए बी एंड ए सी आप ड्रॉ कर रहे हो तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, देन द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल। ये थ्योरम भी है आपकी। तो यहां पे देखिए बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, तो इस एंगल को मैं जो है 1 मान रहा हूं, इसको 2 मान रहा हूं, इसको मैं 3 मान रहा हूं। क्लियर है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है
एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये इसके अपोजिट ये एंगल, इसके अपोजिट ये एंगल इक्वल होगा। क्लियर? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कितना हो गया? 42 डिग्री। क्योंकि ये 42 है तो ये भी 42 हो जाएगा। क्लियर? तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, यानी कि 42 प्लस 42 प्लस एंगल 3 180। तो 42 42 कितना हो गया बेटा? 84 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 84, यानी कितना बचेगा बेटा? 96। एंगल 3 क्या था? BAC। तो एंगल BAC इक्वल टू 96 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहां पे फिर से बता रहा हूं, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्लियर? ये वाली थ्योरम यहां पे लगेगी। तो दोनों टेंजेंट्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी, क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है तो इनके दोनों अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये 42 का था तो ये भी 42 का हो जाएगा। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के द्वारा मैंने तीनों एंगल का सम 180 डिग्री रख दिया। इससे एंगल 3 की वैल्यू क्या आ गई? 96, जो कि एंगल BAC था। क्लियर? इसी क्वेश्चन में एक और बढ़ा सकता है बेटा, यहां पे ये वाला एंगल ही पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, थ्योरम भी है कि ये एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री से माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 84 आ जाएगा। या फिर ये समझ लीजिए इन दोनों एंगल का सम ये सेंट्रल एंगल के इक्वल होगा। क्लियर है? तो ये 84 हो जाएगा। फिलहाल ऐसा पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। ठीक है, तो वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए।